हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द ओल्ड मैन एंड द सी, जो कि अर्नेस्ट मिलर हिमगे के द्वारा लिखा गया है। ये एक नॉवेला है। सबसे पहले मैं नॉवेल और नॉवेला के बीच का डिफरेंस बता देती हूँ। नॉवेल जो होता है वो 40,000 से अनलिमिटेड वर्ड्स में इसको हम लिख सकते हैं, बट जो नॉवेला जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो 70,000 से 40,000 के बीच में ही लिखा जाता है, इसलिए इसे नॉवेला कहा जाता है। और द ओल्ड मैन एंड द सी एक नॉवेला है। सबसे पहले मैं अर्नेस्ट मिलर हिमगे के बायोग्राफी के बारे में डिस्कस कर देती हूँ। मैं इनकी जो बायोग्राफी है बहुत इंटरेस्टिंग बायोग्राफी है। आप अगर बायोग्राफी को अगर किसी भी स्टोरी को लिखने से पहले उनके राइटर के बारे में अगर डिस्कस करते हो तो आपके पेपर पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए मैं हमेशा राइटर के बारे में डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले मैं अर्नेस्ट मिलर हिमगे के राइटर के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। इनका जन्म ये बिलोंग करते थे अमेरिका से। इन्होंने बहुत सारी नॉवल शॉर्ट स्टोरीज़ और नॉवेला लिखा है। इनका जन्म होता है 21 जुलाई 1899 को। इन्होंने 7 नॉवेल, 6 शॉर्ट स्टोरीज़ और नॉन फिक्शनल बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ और नॉवेल हैं जो लिखा है इन्होंने। और इनकी जो 4 मेजर नॉवेल हैं जो आपको अगर हम मेंशन करते हो इनके बायोग्राफी में तो बहुत इफ़ेक्टिव लगेगा। सबसे पहला जो इनका नॉवेला था जो फेयरवेल टू द आर्म्स, उसके बाद सेकेंड नॉवेला द सन ऑल्सो राइजेज, एंड द थर्ड जो कि द ओल्ड मैन एंड द सी जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इफेक्टिव और एक बहुत मोटिवेशनल इंस्पायरेशन नॉवेला है जो कि लिखा गया है इनके द्वारा। फोर्थ जो है द टू हू द बेल ऑफ द टेल। उसके बाद द ओल्ड मैन एंड द सी जो था इनका एक इंस्पायरेशन नॉवेल था, लिखा गया था अर्नेस्ट मिलर के द्वारा। आपको मैंने बताया इसी के कारण ये लिखा गया था 1951 में और पब्लिश किया गया था 1952 में। और उसी के बाद इसके अचीवमेंट्स के कारण इन्हें 1953 में पुलित्ज़र प्राइज़ से इन्हें नवाजा गया था और लास्टली इन्हें अवार्ड भी दिया गया था 1954 में। उसके जस्ट सेकेंड ईयर में जब इन्हें उस प्राइज़ से नवाजा जाता है 1953 में। उसके बाद 1954 में इन्हें एक नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा जाता है। और फिर बट इनकी जो ये सारी जो इनकी अचीवमेंट्स लाइफ की अचीवमेंट्स थी वो सारी बेटर थी, बट इनकी जो पर्सनल इनकी जो मटेरियल लाइफ थी वो इतनी बेटर नहीं थी। इनकी 4 वाइफ्स थी। वाइफ्स हम लोग वाइफ बोलते हैं और वाइफ्स भी बोल सकते हैं। वाइफ्स थी पहली हार्डली रिचर्डसन, पॉलिन एंड मैडसन, बट इन्होंने शादी किया था मैरी वॉल्से से इन्होंने शादी किया था। उनके लिए इन्होंने एक हाउस खरीदा था इंडिसो में 1959 में इन्होंने एक हाउस खरीदा था अपनी वाइफ के लिए, बट वो अपनी मटेरियल लाइफ से खुश नहीं थे। उन्होंने अपने लाइफ में तो बहुत कुछ अचीव किया, बहुत सारे अवार्ड उन्होंने अमेरिका के पीपल के सामने बहुत अच्छी छवि बनाई थी 1953 में, बट इनकी जो मटेरियल लाइफ थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। 1961 में इन्होंने अपनी मटेरियल लाइफ से तंग आकर अपने आप को सूट कर लिया था और इनकी मृत्यु हो जाती है 1961 में। अब मैं आती हूँ द ओल्ड मैन एंड द सी के स्टोरी पे। द ओल्ड मैन एंड द सी की स्टोरी एक बहुत स्ट्रगलिंग एक ओल्ड मैन की स्टोरी है जिनका नाम है सितागो। सबसे पहले मैं इनके कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर देती हूँ। इनके मेन कैरेक्टर है सितागो। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर है मॉलिन जो कि इनके एक स्टूडेंट भी हैं कह सकते हैं और इनके एक हेल्पर भी हैं। पेरिस्को एक न्यूज़पेपर है देते हैं इनको सितागो को फ्री ऑफ कॉस्ट। रंगोलिया एक जो इन्हें हमेशा नेट प्रोवाइड करते हैं। मार्टेदिन जो कि इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट इन्हें फूड कॉफ़ीज़ ला के देते हैं। इसी स्टोरी में एक मार्लिन मछली आती है जो कि 6 मतलब इनका जो फीस का जो लंबाई होता है 16.4 मीटर का होता है ये मछली, और इनकी वेट जो होती है 1670 से लेकर 1618 के बीच की होती है। और इसमें एक मार्को एक सार्क होता है, टाइप्स ऑफ सार्क है जो कि 12 मीटर का होता है और 570 केजीज़ का होता है। और ये स्टोरी स्टार्ट होती है क्यूबा, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से ये स्टोरी स्टार्ट होती है ओल्ड मैन की। अब मैं स्टार्ट करती हूँ स्टोरी को। ये स्टोरी स्टार्ट होती है उस ओल्ड मैन के स्ट्रगल की लाइफ से। उनकी बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ चल रही थी।
वो बहुत अच्छे मतलब उन बहुत अच्छे फ़िशर थे और बहुत अच्छे टीचर भी थे, मतलब फ़िशिंग सिखाने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़िशिंग सिखाते थे। बट उनकी लाइफ का एक स्ट्रगलिंग डे चला था, उनकी वाइफ की मृत्यु हो चुकी थी और उन्होंने 84 डेज से कोई भी एक सिंगल पीस ऑफ मछली भी नहीं पकड़ा था, जिनके कारण उन्हें जितने भी विलेजर थे, वहाँ के जितने भी विलेजर थे, उन्हें कहते थे कि ये अब कुछ नहीं कर सकता, बहुत बूढ़ा हो चुका है। इनके अंदर वो चैम्पियनशिप वाली, जब वो बहुत यंग थे तो उन्होंने बहुत सारी चैम्पियनशिप अपने नाम की थी, बट जिसके कारण विलेजर से उन्हें ये कहना सुनना पड़ता था कि ये अब कुछ नहीं कर सकता। और उनका जो स्टूडेंट था मॉलिन के माता पिता भी उन्हें कहते थे कि जो इंसान खुद एक मछली नहीं पकड़ पा रहा है वो तुम्हें क्या टीच करेगा। तो वो मॉलिन जो था, उन मॉलिन से वो कहते थे कि आप उनसे टीचिंग लेना छोड़ दो और आप खुद का कुछ कर लो, नहीं तो आप उसके तरह बेकार बन जाओगे, उनके फादर कहते थे। बट मॉलिन जो था वो हमेशा सितागो की हेल्प किया करता था। अब मैं उन्हें हर टाइप की फैसिलिटीज़ अवेलेबल किया करता था। दोनों एक साथ हमेशा जाया करते थे और आया करते थे फ़ीस पकड़ने के लिए। और वो जो सितागो थे वो अपने यंगर लाइफ के जितने भी किस्से थे वो उन्हें सुनाया करते थे। जियो डोमिगो वो एक बहुत बड़े बेस बॉलर प्लेयर थे, उनके बारे में सितागो ऑलवेज़ डिस्कस किया करते थे मॉलिन से वो कहते थे उनके अचीवमेंट्स के बारे में। जब वो वेस्टर्न रंगोरिया में रहते थे तो उन्होंने कौन कौन सी अचीवमेंट्स हासिल किया था और कौन कौन से ट्रैक पे वो गए थे, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया करते थे। और उन्हें जब वो चले जाते थे फिशिंग के लिए तो उन्हें नेट प्रोवाइड करते थे। नेट प्रोवाइड करने के आपको मैंने बताया था, जब मैंने कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहा था तो आपको बताया था, उन्हें नेट प्रोवाइड करते थे रंगोलियों। और माटेदिन जो थे उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट फूड और कॉफ़ीज़ ला के दिया करते थे सितागो को, और ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड किया करते थे और बिना उनसे कुछ एक्सेप्ट किए हुए उन्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड करते थे। इन सारी चीज़ों से तंग आके जब उन्होंने ये सारी बातें सुनने लगे थे तो उन्हें गांव के लोग जो कहने लगे थे कि तुम्हारा जो लक है वो शायद तुम्हारा दे नहीं रहा है। तो इन सारी चीज़ों से गुस्सा होकर सितागो जी थे एक दिन वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं, मतलब जहाँ वो रह रहे होते हैं वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं और गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के साइड, जो क्यूबा की तरफ एक गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पे वो चले जाते हैं। और 85 डेज़ हो चुका था जब वो मछली नहीं पकड़ पाया था उन्होंने उतने दिन तक। फाइनली वो वहाँ जाने के बाद अपने नेट को बिछा देते हैं चारों ओर और वो कम से कम 2-3 दिन वो वेट करते हैं किसी फ़ीस के आने का। बट उनके हाथ में एक फ़ीस लगता है, छोटा सा फ़ीस होता है, वो आता तो ज़रूर है बट वो वहाँ से वो बहुत हैप्पी होते हैं कि फ़ाइनली मैंने एक फ़ीस को पकड़ा। बट वो उनकी निराशा में बदल जाती है क्योंकि वो फ़ीस वहाँ से चला जाता है, वो उतने बड़े नेट में फंसते ही वो छूट जाता है। फाइनली उनके हाथ एक मार्लिन मछली लगती है। मार्लिन जिनके बारे में आपको मैंने बताया कि उसका जो वेट होता है वो 670 से 1880 केजी का बीच में होता है और ये 16 मीटर की लंबी मछली होती है और बहुत हैवी फ़ीस होती है। उनके नेट में आके फंसी तो उन्हें लगा कि वो ट्रैप हुई है मेरे नेट में आके, और उनसे वो बहुत खुश हुए और वो दिन भर उस फ़ीस को कैप्चर करने में स्ट्रगल करते रहे। लास्टली उन पे थोड़ा उन्हें प्यार भी आ रहा था और थोड़ा दया भी आ रहा था कि मैं उसे ना मारूं, बट उन्होंने ये सारी बातों को ध्यान ना रखते हुए अपने एक्टिव करियर के बारे में सोचते हुए उन्होंने फाइनली उसे एक भाला से उसके ऊपर प्रहार कर दिया और वो मर गई। और वो मरने के बाद उसके शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। ब्लीडिंग के कारण ब्लीडिंग जो थी वो पूरी जगह फैल गई, पूरे पानी में फैल गई। तो उसी वक्त एक शार्क आता है। शार्क जो होता है वो मार्को होता है। मार्को शार्क जो कि 12 मीटर का होता है और 570 केजीज़ का होता है। वो मार्को के खून से उसे खाने की कोशिश कर रहा था। तो फाइनली वो 2 दिन तक, जो सितागो थे वो 2 दिन तक स्ट्रगल करते हैं। 2 दिन तक उस फ़ीस को मारने से, मतलब शार्क को मारना चाह रहे होते हैं कि वो मेरे फ़ीस को ना खाए और मैं सबको दिखा सकूं कि फाइनली मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी है। तो जिसके कारण वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली दूसरे दिन वो मार देते हैं, बट तब भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। फाइनली जब वो मार देते हैं तो
तो तभी उनके चारों इर्द गिर्द 5-6 शार्क आ जाती है और उन्हें घेर लेती है और उनके जितने भी मार्लिन फिश के मछली थी उसे खा जाती है पूरी तरीके से। और उसके पास शार्क के खा जाने के बाद वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं और वो बहुत थक जाते हैं, जिसके कारण उन्हें मारने शार्क को जब वो मार रहे होते हैं तो खुद भी जख्मी हो जाते हैं, उनके हाथ में, सर में और बहुत जगह चोट लग जाती है। तो ये सारी स्ट्रगल करते करते 5 डेज़, बहुत दिन बीत चुके थे और फाइनली वो मार्लिन मछली को लेकर सी शोर पर वापस आते हैं। जैसे तैसे पहुंचते हैं सी शोर पर और उस मार्लिन मछली को वहाँ पे छोड़ देते हैं। उनका बस एक स्केलेटन बच जाता है, वो जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो सिर्फ बचा होता है। और इस स्केलेटन को देखकर सब उस आश्चर्य हो जाते हैं, मतलब इतनी बड़ी मछली का पार्ट का उसका मुंह का जो पार्ट था वो बहुत बड़ा था। उसे देखकर जितने भी टूरिस्ट होते हैं, वहाँ के विलेजर होते हैं, बहुत अचंभे हो जाते हैं और वो कहते हैं सितागो से कि सॉरी सितागो, ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें कमज़ोर समझा और सोचा कि तुम अब कुछ नहीं कर सकते। और उनकी अचीवमेंट्स को देख के सब उसे बोलते हैं कि सितागो आई फील, मतलब वो बहुत ज़्यादा फील सॉरी करते हैं, सब उससे सॉरी बोलते हैं। और फाइनली सितागो ये सारी चीज़ें होने के बाद वो सोने चला जाता है। फिर उधर से आता है उनका जो स्टूडेंट होता है मॉलिन, वो वापस आता है और वो बोलता है कि पता नहीं वो कहाँ पे, मतलब सितागो कहाँ पे होंगे। वो मछली के ऊपर ध्यान नहीं देता है, उस मछली की सारे लोग फ़ोटो ले रहे होते हैं, टूरिस्ट लोग, बट वो मछली के ऊपर ध्यान नहीं देता है, वो बस सितागो को खोजने में लगा होता है। तो फाइनली वो उसके कुटिया में जाता है, मतलब उसका एक छोटा सा सैडेड वाला कुटिया होता है, वहाँ पर वो जाता है तो देखता है सितागो के हाथ से खून बह रहा होता है और वो सो रहा होता है। तो उसकी पट्टी वट्टी करता है और सुबह उसे कॉफ़ी ला के देता है और उसे बोलता है कि आप रेस्ट करो, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। और फिर वो सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद वो दोनों एक जगह चले जाते हैं सितागो एक्सपेंड करने के लिए। अफ्रीका का एक एरिया है, वहाँ पे स्पेंड करने के लिए दोनों जो होते हैं मॉलिन और सितागो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए चले जाते हैं। और फिर ये सारी चीज़ों की कहानी सुनकर आप कह सकते हैं बहुत अच्छी हार्ट टचिंग नॉवेला है और इनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू